बेसिकली कोई भी एक आर्टिस्ट जो होता है ही शुड बी वेल वर्स्ड विथ हिज आर्ट। यानी कि वो ऐसे ही उठ के एक आर्टिस्ट बन गया ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उसकी फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसको क्या गाना है, कैसे गाना है, ऑडियंस को किस तरीके से बांध के रखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन द स्पॉट अगर कोई रिक्वायरमेंट आई तो उसको वो कैसे कैटर करता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जो मेजरली जिसके लिए आप फेमस हैं वो है म्यूजिकल फेरा, करेक्ट? तो ये क्या है, मुझे एक्चुअली समझना है। फेरे का मतलब तो सभी को पता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो है वो विवाह का संस्कार है। तो विवाह को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि अपने वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से जब जोड़ देते हैं उसको विवाह कहते हैं। आपकी टीम रहती है, ये टीम फिक्स रहती है कि यही टीम आपके साथ में वर्क करेगी, या ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप उसको चेंज करते हैं? बताया आपको कि क्लाइंट के बजट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम तो प्रेफर करते हैं कि हमारी जो टीम है, जो हमारी क्योंकि कैसा है कि टीम अगर एक बार सेट हो जाती है तो उसको पता है कि क्या करना है, कब क्या करना है। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी टीम बरकरार रहे। लेकिन ये क्लाइंट जैसे ही हमको बजट देता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आर्टिस्ट का जीवन एक ऐसा जीवन है कि इसमें कोई देयर इज़ नो गेज। ये वो आपका बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस आपका है और आप बोल रहे हो कि आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ से इस लाइन में शिफ्ट होना कितना इजी था या कितना डिफिकल्ट था? तो आर्टिस्ट का तो लाइफ ऐसा ही है कि ही डजंट वर्क फॉर मनी। ही शुड बी सेटिस्फाइड आर्टिस्टिकली। क्रिएटिविटी जो है वो उस एंगल को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। मॉनिटरी वो बहुत कम लोग हैं जो मॉनिटरी उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम उस तरीके से है कि हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। We have invited a lot of wedding experts and we'll make sure that we'll keep these videos short. Chale, let's go. Hello friends, this is Pritesh Shaka, wedding planner from last 15 years. So today we are here with another episode to enhance your knowledge about weddings. And today we have Mr. Arvind Agarwal with us. Welcome, sir. Thank you. Welcome. So he's a personality who is, making your weddings more more entertaining. But it's a different kind of a zoner, which he is the kind of entertainer who caters to different kind of zoner. You must be whenever it comes to wedding, you must be thinking about okay, entertainer अगर कोई है तो it will be more about संगीत हो गया या मेहंदी हो गया या कोई पंजाबी बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह गाने वाले रहते हैं। तो अरविंद जी कुछ एक ऐसा डिफरेंट जोनर को कैटर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारे वेडिंग रिचुअल से रिलेटेड। सो बेसिकली अगर आप शादी कर रहे हैं और शादी में अगर आपको ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट चाहिए तो वहां पे अरविंद जी अपना हुनर दिखाते हैं। राइट अरविंद जी? राइट। तो अगर एक वर्ड सुना होगा म्यूजिकल फेरा, जब आप ब्राइड एंड ग्रूम फेरा लेते हैं तो उसको म्यूजिकली कैसे और एंटरटेनिंग, कैसे और इंगेजिंग और कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, तो ये काम जो है वो अरविंद जी कर रहे हैं। और ये काम अप्रोक्सीमेटली लास्ट 7 साल से कर रहे हैं। तो अरविंद जी एक सिंगर हैं, अरविंद जी एक लिरिसिस्ट है और अरविंद जी एक कंपोजर भी है। सो वी आर एक्चुअली मीटिंग अ मल्टी-फेसेट पर्सनैलिटी, मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी टुडे इन आवर शो। सो वेलकम अगेन टू आवर शो। सो अरविंद जी, मुझे ये समझना है आपसे कि ऐसा आप क्या करते हैं कि क्लाइंट या पेरेंट्स या जो गेस्ट हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी शादी में ये एंटरटेनमेंट दें और उसको एनहेंस करें? देखिए बेसिकली कोई भी एक आर्टिस्ट जो होता है
ही शुड बी वेल वर्स्ड विथ हिज आर्ट, यानी कि वो ऐसे ही उठ के एक आर्टिस्ट बन गया ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उसकी फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसको क्या गाना है, कैसे गाना है, ऑडियंस को किस तरीके से बांध के रखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन द स्पॉट अगर कोई रिक्वायरमेंट आई तो उसको वो कैसे कैटर करता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। क्लाइंट को चाहिए वैल्यू फॉर मनी। अगर आपने उससे 100 रुपये लिया है, आपकी फीस मान लो 100 रुपये है, और आपने अगर उनको 80 रुपये का काम करके दिया तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं चलोगे। आपको उनको 120 रुपये का काम करके देना होगा। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनके दिल से वाह निकलना चाहिए, तभी आपका वर्ड ऑफ माउथ अलग अलग लोगों में जाता है और तभी आपका चेन बनता है, तभी आपको काम मिलता है। तो हम लोग सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो टाइम हमको बोला गया है उस टाइम से 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना। ड्रेस कोड होता है, प्रेजेंटेशन पे हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं कि क्या पहनना चाहिए। हम लोग क्लाइंट से सारा इनपुट्स पहले ही ले लेते हैं कि उनको क्या एक्सपेक्टेड है एज एन आर्टिस्ट, हमसे उनको क्या एक्सपेक्टेड है। उनका ब्राइड, उनके जो ग्रूम है वो कहाँ से है, क्या करते हैं, सब जितना भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, हम लोग उस इंफॉर्मेशन को हमारे 2 घंटे के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं उसको यूज़ करते हैं। भले ही 10 चीज़ मिली तो उसमें से 4 चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन वो यूज़ करेंगे। उससे क्या होता है, एक पर्सनल टच जो है ब्राइड ग्रूम को या उनके पेरेंट्स को या उनके भाई बहन को, किसी ना किसी को उसको एक पर्सनल टच मिलता है। उससे वो क्लाइंट बहुत खुश हो जाता है। सो आप जो पर्टिकुलर प्रोग्राम करते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम, तो जो मेजरली जिसके लिए आप फेमस हैं वो है म्यूजिकल फेरा, करेक्ट? तो ये क्या है, मुझे एक्चुअली समझना है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ वेडिंग प्लानर, पिछले 15 साल से हम कर रहे हैं, हमने भी काफ़ी इस तरह के शोज़ किए हैं। बट ये एक्चुअली एक व्यूअर्स के लिए हमको समझना है कि इसमें आप क्या करते हो, कैसे करते हो। आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो करते हैं, तो क्या डिफरेंस होते हैं कि आप में और दूसरों में क्या डिफरेंस है, और कैसे इसको देखना चाहिए? सबसे पहले म्यूजिकल फेरा क्या है। फेरे का मतलब तो सभी को पता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो है वो विवाह का संस्कार है। तो विवाह को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि अपने वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से जब जोड़ देते हैं उसको विवाह कहते हैं। यूनिसन जिसको हम बोलते हैं कि दोनों एकजुट होकर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। नेचर भी यही हमसे डिमांड करता है कि वी ग्रो टुगेदर, ताकि हम अकेले अलग अलग ना रहें। पृथ्वी का जो नियम है उसमें हम सभी के सभी लोग बंधे हुए हैं। तो फेरे जब हिंदू धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। जब हमारी शादी हुई थी तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पंडित जी आते थे, वो अपनी जिस तरीके से वो गाते थे या मंत्र उपचार करते थे, आधे से ज़्यादा टाइम तो वो एज ए ब्राइड ग्रूम हमको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं या क्या गा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वाई वी आर डूइंग दैट रिचुअल, वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, या हमारे वेदों में ये लिखा है तो उन शास्त्रों में जिन्होंने भी लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका इम्पोर्टेंस तब था तो आज भी है क्या नहीं है, वो हमको एज अ ब्राइड ग्रूम हमको पता नहीं पता। जब ऑडियंस बैठ के सुन रही है उनको भी शायद 2 लोगों को पता होगा, जो एक्चुअली धार्मिक लोग हैं उनको पता होगा, जो बुक्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा, लेकिन मेजरली जो यंग क्राउड है उनको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो आज की तारीख में 2 फैक्टर्स के ऊपर काम चलता है। एक कि द यंगस्टर शुड अंडरस्टैंड कि द मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एंड why we are getting married and what is the role and responsibility from here on, हम दोनों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीज़ें जो है वो विवाह संस्कार में आती है। और हम लोग मंत्र जो लेते हैं, जैसे हर
जब पूजा करते हैं, जैसे लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, प्रोसेस वही है। कोई भी अगर आप पूजा करोगे तो देर आर 26-27 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंत्र श्लोक्स कि भाई हमने पहले हमने भगवान को आमंत्रित किया, फिर हमने उनको जैसे कोई मेहमान घर में आता है तो उनको बैठने के लिए हम आसन देते हैं, फिर कोई आया तो फिर उनको हम पानी पिलाते हैं, फिर उनको हम चाय नाश्ता कराते हैं, फिर उनकी हम पूजा करते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है ये शादी में भी यही होती है कि जब वर राजा आते हैं उनको आसन दिया जाता है, उनको जलपान किया जाता है, उनको दही और दूध का मिश्रण जिसको हम मधुपर्क बोलते हैं वो उनको खिलाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है क्योंकि वो आज नारायण रूपी दूल्हे राजा बन के लक्ष्मी रूपी दुल्हन को लेने आए हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो वेदों में लिखी हुई है वो हम लोग मंत्र म्यूजिकली गाते हैं और उसका नरेशन करते हैं कि दिस वाई वी आर डूइंग दिस। कि कलश पूजन है तो ये कलश पूजन हम क्यों कर रहे हैं, ये नवग्रह देवताओं को हमने पूजा किया तो ये नवग्रह देवताओं को पूजा करना क्यों जरूरी है। कि सबको पता है कि नवग्रह देवता तो है, सभी को मालूम है, सोम शनि बुध शुक्र सब है, लेकिन हम उनको पूजा क्यों करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव वाइब्स ना लेके आए। तो ये सब चीज़ें जो है आज के यंग जनरेशन को नहीं पता है, इसीलिए पंडित जी जो एक्सप्लेन करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं। एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिकली ट्रेंड आर्टिस्ट, हम लोग उसको हमारे साजिंदों के साथ में, म्यूजिशियंस के साथ में वो मंत्रों को गाते हैं, बोलते नहीं हैं, गाते हैं और नरेशन करते हैं उस मंत्र का कि उसका मतलब क्या है, ये करने से क्या लाभ होने वाला है और क्या मुसीबत को हम बचाने जा रहे हैं। तो म्यूजिकल फेरा का कॉन्सेप्ट यही है कि शादी कर रहे हैं वो जो पंडित जी कर रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं। पंडित जी वहाँ पर होते हैं, वो खाली रिचुअल्स कराते हैं, जो जो मंत्र हम गा रहे हैं वो रिचुअल्स वहाँ पे कराएंगे, उनको मुंह से उनके कोई भी कुछ भी चीज़ बोलनी नहीं है, सब हम लोग माइक से स्टेज से वो गाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि पंडित जी होते हैं, यस, आप नहीं शादी कराते हैं, नहीं, शादी पंडित जी कराते हैं, यस, ओके। और आप उस शादी को आप मतलब उस जो मंत्र है और जो भी उससे रिलेटेड जो मीनिंग है उसको आप म्यूजिकली रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, करेक्ट। तो मुझे एक और पूछना है कि आपने भी क्या ये स्टडी किया है कि क्या मंत्रोच्चारण है या वेद में क्या है, उसका रीजन क्या है, ये सब चीजें आपने भी स्टडी करी? यस, हम लोग जब हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट आया था कि म्यूजिकल फेरा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें करनी है करके, अभी नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू डू दिस काइंड ऑफ जॉनर। तो हमने 6 महीना इसका स्टडी किया, अलग अलग बुक्स मंगाए, अलग अलग पंडित लोगों से मिले हम लोग जाके, अलग अलग स्कूल्स जो वैदिक स्टडीज़ करवाते हैं उनके पास जाके उनके गुरुओं से मिले, घंटा 2 घंटा उनसे डिस्कशन किया कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू नो ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक हिंदू धर्म में एक पत्नी के लिए सिंदूर लगा रहे हैं तो इसका एक इम्पोर्टेंस क्या। तो ये अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग संस्कृत के श्लोक्स को पढ़ के समझ के और फिर हम 6 महीने की वो स्टडी के बाद में देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस प्रोग्राम्स। तो इससे पहले आप क्या करते थे, मतलब आपका जर्नी कैसा है? कि जैसे मैं अभी आपसे पहले बात कर रहा था तो आपने बोला आपका कुछ और बिजनेस हुआ करता था, राइट। तो ये आप इस फील्ड में कैसे आ गए और म्यूजिकल फील्ड में आने के बाद में क्यों म्यूजिकल फेरा या क्यों ट्रेडिशनल या भक्ति सॉन्ग्स, व्हाई नॉट हिप हॉप, व्हाई नॉट बॉलीवुड, क्यों, क्या ऐसा आपका जर्नी कैसा रहा है? सबसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने ये। मेरा जो म्यूज़िक का जर्नी है ये पिछले 26 साल से है। म्यूज़िक मैं फॉर पैशन करता था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ म्यूजिशियन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, पर जब मैंने, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, जब मेरे डैडी को मैंने बताया कि डैडी मेरे को अभी म्यूजिशियन बनना है और मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ आगे, तो क्योंकि वो बिजनेसमैन थे और मैं उनका इकलौता लड़का था, तो
नेचुरली उनको एक हिचक होगी दिल में कि भाई पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। तू अपना काम कर, धंधा कर और उसमें पैसे कमा और अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा। उनका पहला ये था कि नो, वी डोंट हैव टू गो इनटू दिस, यू बेटर फाइंड अ बिजनेस एंड डू बिजनेस एंड गेट सेटल्ड। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 26-27 साल पहले की। बट उस टाइम पे भी मैंने मतलब मैं हारा नहीं, क्योंकि म्यूज़िक मेरे में नेचुरली था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो फोक सॉन्ग्स भजन्स गाती है। तो कहीं ना कहीं उनके जीन्स में से शायद मेरे पास में ये नेचुरली आया था। तो नेचुरली आने से क्या होता है, 50% काम तो तुम्हारा भगवान ने करके तुमको भेज दिया है, अब तुमको उसको पॉलिश करना है। तो मैं 11th स्टैंडर्ड से इसको सीखना चालू किया प्रॉपरली, टीचर के पास जाके क्लासिकल म्यूज़िक और सब चीज़ें मैं सीखना चालू किया। तो अब जैसे कि 26-27 साल हो गए हम लोग उस फील्ड में, तो फिर उसके बाद में सीखते सीखते क्या हुआ कि जैसे हम बिजनेस फैमिली से थे, तो बिजनेस हमने किया, लेकिन बिजनेस के साथ साथ जैसे बिजनेस तो क्या है कि रात को 9 बजे या 10 बजे तक आप मैक्स टू मैक्स स्टोर आपका खुला रखते हो, उसके बाद तो लेकिन हम 7 बजे 7:30 बजे जो इवनिंग के प्रोग्राम्स होते थे वो इवनिंग के प्रोग्राम्स अटेंड करते थे। पूना में ऐसा जो भी आर्टिस्ट आया, अलका याग्निक जी, हरिहरन जी, जगजीत सिंह साहब है, जितने भी आर्टिस्ट आए मैंने एक का भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं है। मतलब जितने भी जहाँ प्रोग्राम्स होते थे पूना में, आई यूज्ड टू परचेज टिकट, आई यूज्ड टू गो अलोन, सिट देयर फॉर 3 hours 4 hours, उनका प्रोग्राम सुनता था, देखता था और कुछ ना कुछ चीज़ सीख के घर पे आता था। तो ये मेरा कॉलेज और पिछले 20 साल का ये मेरा सफ़र रहा है। बिजनेस मैंने किया, आई वॉज अ चैनल पार्टनर फॉर आइडिया सेलुलर लिमिटेड, जो पहले AT&T के नाम से था महाराष्ट्र सर्कल में। तो 20 years आई डिड दैट बिजनेस। मेरे पास में ऑलमोस्ट 13 to 14 एग्जीक्यूटिव्स का स्टाफ था हमारे स्टोर पे, और ऑलमोस्ट 500 फुटफॉल्स हम लोग डेली हैंडल करते थे। एंड वी वर वन ऑफ द बेस्ट चैनल पार्टनर फॉर आइडिया सेलुलर अक्रॉस इंडिया। So we were in top 10. In Maharashtra, we were top 3 in sales, in services, in retention, in collection, everything. मतलब हम लोग जैसे हमारा एक फ्रेंचाइजी आउटलेट था, स्टोर था, तो उस फॉर्मेट में क्या होता था कि सेल्स भी होती थी और सर्विस भी होती थी। तो हम लोग ने सेल्स पे ध्यान नहीं दिया, हमने सर्विस पे ध्यान दिया। पूरी दुनिया सेल्स के पीछे भागती थी, हम सर्विस के पीछे भागे। हमको सेल्स करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, हमने सर्विस दिया और वो ऐसे चेन बनती गई और पूरे 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेडियस से, भले ही उनके स्टोर उनके नज़दीक एक स्टोर हो, लेकिन वो स्टोर का वो लोग छोड़ के वो हमारे स्टोर पे आते थे 6 किलोमीटर दूर, ये सोच के कि यहाँ पे सर्विस मिलता है। तो वो सेल्स करने के लिए भी, लेने के लिए भी हमारे पास ही आते थे। तो इस तरीके से सर्विस देके हमने हमारे सेल्स को, बोलते ना, मैग्नेट की तरह लोगों को हमारे पास में हमने खींच लिया कि भाई इनका सर्विस पहले करो, इनके जो दुख दर्द है उसको निपटाओ पहले, सेल आती रहेगी, कोई टेंशन नहीं। तो उस पर हमने फोकस करके हमारे पुराने बिजनेस के अंदर काम किया, और वही पुराना बिजनेस का जो फार्मूला है, दैट इज़ फुल प्रूफ फार्मूला। चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो, अगर आपने आपके क्लाइंट को सर्विस नहीं दिया तो वो क्लाइंट आपको ज़िंदगी में कभी वापस काम नहीं देगा। एक बार आपने उसको बेवकूफ़ बना दिया, उसके बाद वो वापस आपको काम नहीं देगा। तो आपको मरते दम तक सर्विस देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ये वो आपका बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस आपका है, और आप बोल रहे हो कि आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ से इस लाइन में शिफ्ट होना कितना इजी था या कितना डिफिकल्ट था आपके? फॉर मी इट वॉज ईजी, क्योंकि अब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल्ड थी। मैं इतना पैसा कमा चुका था कि अब मैं नहीं भी रहूं तो मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आर्टिस्ट का तो लाइफ ऐसा ही है कि ही डजंट वर्क फॉर मनी, ही शुड बी सेटिस्फाइड आर्टिस्टिकली। क्रिएटिविटी जो है वो उस एंगल को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। मॉनिटरी वो बहुत कम लोग हैं जो मॉनिटरी उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम उस
उस तरीके से है कि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट था या बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शादी के बाद थे बीवी बच्चे माँ बाप जो भी हमारे खर्चे हैं वो सब हमारे इतने साल के जो पैसे कमाए हुए हैं वो प्रॉपर्टीज़ है वो सब अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है तो वहाँ से वो पैसिव इनकम आता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो नाउ आई एम फ्री टू एक्सप्लोर माई पैशन. सो दे हैव नो प्रॉब्लम कि अभी तुझे जो करना है. तो अभी डैडी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई हाँ ठीक है अब हमारा यू हैव गिवन 20 years फॉर योर करियर यू हैव जनरेटेड इनकम और उससे हमारा फ्यूचर को कोई प्रॉब्लम नहीं अब तुझे जो करना है कर. तो देन आई थॉट कि भाई नाउ आई शुड एक्सप्लोर समथिंग विच इज़ आई ऑलरेडी वांटेड टू डू लॉन्ग few years back. So that's how I came into music professionally in 2017. Okay. So वैदिक फेरे जिसको बोलते हैं या म्यूजिकल फेरा जो आप करते हैं उसके अलावा और क्या क्या आप करते हैं? ट्रेडिशनली जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि माता की चौकियाँ होती है साई भजन संध्या होती है खाटू श्याम जी के भजन राम जी हनुमान जी के भजन होते हैं हनुमान चालीसा होती है फिर प्रेयर मीट्स होती है फ्यूनरल पे भजन संध्या होती है तो वो हम करते हैं. फिर लड़की की जब वो लड़की शादी होके दूसरे घर में जाती है तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर उसका सावन का प्रोग्राम करते हैं जो फर्स्ट रेनी सीज़न उसका है. हिंदू धर्म में कुछ जातियां हैं जैसे मारवाड़ी गुजराती अग्रवाल सिंधी ये लोग ट्रेडिशनली उसको फॉलो करते हैं तो उसका एक सेगमेंट है तो उसके प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं. फिर नेमिंग सेरेमनी होती है बच्चे पैदा हुए हैं तो उसका स्पेशल क्या करते हैं. तो क्योंकि हम लोग सॉन्ग राइटर भी हैं तो हमको वो चीज़ फ़ायदा हो जाती है कि हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो जैसे अभी हमको कोई बोले कि नेमिंग सेरेमनी करनी है तो उनके नेम्स हो गए हैं उनके फैमिली के लोग हो गए हम कहीं ना कहीं उनको वो कुछ गीतों में कुछ भजनों में उनको ऐड करके उनको एक पर्सनल टच देते हैं और हर बार कुछ तो नया पब्लिक को सुनाते हैं. तो ये सब ट्रेडिशनल टाइप के जो प्रोग्राम्स है. फिर गज़ल होती है गज़ल नाइट होती है. गज़ल दो तरीके की होती है एक तो दर्द की गज़ल होती है शादी में अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे रोमांस होना चाहिए तो रोमांस विद गज़ल्स करके हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि रोमांस विद गज़ल्स आप इसमें खाली रोमांटिक गज़ल्स चलेगी जो भी होगा. तो इस तरीके के हम लोग प्रोग्राम्स जनरली करते हैं. फिर बॉलीवुड रेट्रो नाइट भी हम करते हैं. और वेडिंग में मेजरली क्या क्या सेगमेंट रहता है आपका? ओनली इफ इट इज 2 days वेडिंग 3 days वेडिंग क्या क्या उसमें आप करते हैं? देखिए वेडिंग्स में जनरली 3-4 किस्म के प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट रहता है क्लाइंट को. जैसे फेरे के का रिक्वायरमेंट होता है. फिर मायरे का प्रोग्राम होता है उसके अंदर जिसको हिंदू धर्म में बात का प्रोग्राम बोलते हैं. फिर कोई मन्नत मांगता है कि बेटी की शादी होगी तो 10 दिन पहले या 8 दिन पहले हम लोग माता की चौकी करेंगे. तो माता की चौकी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेडिंग प्रोग्राम. फिर रेट्रो नाइट करते हैं बॉलीवुड मेट्रो रेट्रो नाइट करते हैं उसके अंदर संगीत के दिन वो चलता है. और उसके बाद में एक हल्दी का प्रोग्राम होता है फूलों की हल्दी या वो अभी तक हम वो हल्दी का प्रोग्राम नहीं करते हैं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हल्दी के प्रोग्राम में जनरली हल्दी के नाम से तो 3-4 ही गाने हैं उसको फिर वो लोग फिर बॉलीवुड में घुसा के 2 घंटे का डीजे सेशन करते हैं. तो उसके लिए मेरे पास में मैं जो अमाउंट लेने वाला हूँ वो जस्टिफाई भी तो होना चाहिए कि मैंने कुछ काम करके दिया. तो अभी तक वो सेगमेंट मैंने किया नहीं है हल्दी का प्रोग्राम. अदरवाइज ये 3-4 जो प्रोग्राम्स है रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स तो 100% एक हर शादी में हम लोग एक आधा प्रोग्राम तो करते ही हैं. कहीं हम लोग दोनों प्रोग्राम करते हैं. जैसे पहले दिन मायरा का प्रोग्राम होता है और अगले दिन उनका फेरे का प्रोग्राम होता है तो वो दोनों प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं उनके. तो जब हम अगर फेरे की बात करें तो वो फेरे में जब आप ये करते हैं तो आप उसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स भी इंक्लूड करते हैं या वो नहीं करते?
फेरे में दो टाइप का रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को। एक क्लाइंट ऐसा होता है कि उनको प्योरली डिवाइन चाहिए, उनको ऐसे एक्सपीरियंस आना चाहिए कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो लोग मंदिर में बैठे हैं या कोई ऐसी जगह धार्मिक स्थल पे बैठे हैं जहाँ पे खाली जो चैंट्स होते हैं वो घंटी शंखनाद अलग अलग जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ये है म्यूज़िक है, उनको वही रिक्वायरमेंट है। तो हम क्लाइंट से पहले ही पूछते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने कोई प्रोग्राम पहले देखा है क्या, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से होना चाहिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उस प्रोग्राम को उस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं जो उनको चाहिए। अगर कोई क्लाइंट बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपने 10 दिन पहले किया था या 1 महीना पहले हमने वहाँ देखा था, वो प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा, तो अब मान लो हमने वो प्रोग्राम में हमने कोई बॉलीवुड का कुछ हमने अगर 1-2 सॉन्ग यूज़ किए होंगे तो वो 1-2 सॉन्ग हम लोग फिर इधर भी यूज़ करते हैं क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी रेफरेंस दिया है कि आपने वो किया था, वो हमको अच्छा लगा था। तो वी आर ओपन टू डिस्कशन ऑन हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट। अगर हमको किसी ने बताया कि इस तरीके से हमारे दिमाग में ये चीज़ है तो हम लोग उसको फुल्ली कस्टमाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे उसका। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत नया कॉन्सेप्ट है, राइट? या बहुत पुराना कॉन्सेप्ट? बहुत नया भी नहीं बोल सकते, ये पिछले 10 साल से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। 10 साल से तो नहीं, एक तरह से। हाँ, मतलब शादियां तो करोड़ों साल से हो रही है। हाँ, ये 10 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, 10 साल से कर रहे हैं हम लोग, 7 साल से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत नया भी नहीं है और बहुत पुराना भी नहीं है। तो आपकी टीम में कितने म्यूजिशियंस रहते हैं और कितने सिंगर्स रहते हैं? अभी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हम लोग जब बजट देते हैं क्लाइंट को तो वी आर ओपन टू डिस्कस ऑन बजट। हम लोग चाहते हैं कि क्लाइंट हमको एक बजट दे। जैसे अभी म्यूजिकल फेरा का अगर आप बात करें तो राइट फ्रॉम 40,000 टू 10 लाख ये रेंज है आर्टिस्ट का, कि 40,000 में भी एक म्यूजिकल फेरा करने वाला आर्टिस्ट है और एक 10 लाख रुपए में भी म्यूजिकल फेरा करने वाला आर्टिस्ट है। अभी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना इसमें, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा या डिफरेंट होगा, ताकि ये 10 लाख वाला इतना 10 लाख रुपए अगर वो मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, जस्टिफाई होना चाहिए। तो हम लोग क्लाइंट से जब बात करते हैं, हम जिस ब्रैकेट में काम कर रहे हैं, हम लोग 1.25 लाख से 2.5 लाख के रेंज में हम काम कर रहे हैं। अब इस रेंज में हम क्लाइंट को बोलते हैं आप हमको बजट दो। अगर वो हमको बोलेगा कि हाँ भाई हमारा 1,40,000 रुपये बजट है, तो हम 1,40,000 रुपये में हम क्या क्या टीम में हमारे मेंबर्स लाएंगे, किस लेवल के मेंबर्स आएंगे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, हम पूरा डिस्कशन वो हम क्लाइंट से बात करके बजट के हिसाब से उनके हिसाब से करते हैं। Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.